students. I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today I will explain Section C, Unit 5, The Game Changer. And the name of the section is J, the Jewel of India. Students, today I will explain lesson line-wise. Okay, so all of you listen very carefully. So first of all, here is some question. How many things can you think of that are associated with the name Tata? Now read about J.R.D. Tata's contribution to modern India. तो बताया पूछा गया है यहाँ पे कि आपको इतनी कितने चीज़ों का पता है जो टाटा नेम के साथ जो है एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है. तो और जो है अभी आपको बोला गया है कि आप जो है J.R.D. टाटा के कंट्रीब्यूशन, जो मॉडर्न इंडिया जो बना हुआ है, जैसे अभी हमारा इंडिया है, उस इंडिया में J.R.D. टाटा के कंट्रीब्यूशन के बारे में आप रीड करेंगे. ओके, तो बेटा आपको तो पता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम देखते हैं जो जिसके ऊपर टाटा लिखा हुआ था, जो टाटा जो नाम के साथ जो है एसोसिएटेड होती हैं. तो चलिए ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है टाटा की, ये कैसे स्टार्ट हुई, यही हम रीड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल J.R.D. के बारे में बोला गया है द एविएटर. एविएटर मीन्स होता है पायलट, ए फ्लाइंग मैन. ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोला गया है. इन 1930 अ टिनी पश्मौत विद अ सिंगल इंजन ड्रोन्ड ओवर द एरिड एक्सपेंस ऑफ इराक एट अबाउट 90 माइल्स एन आवर. तो क्या बताया गया है कि 1930 में, 1930 की बात है, 1930 की बात है, जब क्या हुआ, एक जो है छोटा सा एयरक्राफ्ट था, टिनी पश्मौत जो है छोटा सा एयरक्राफ्ट था, जो कि क्या करता है, इराक के शुष्क या डेजर्टेड एरिया के ऊपर क्या करता है, दौड़ता है. ठीक है, उड़ता है, और जो है उसकी जो डिस्टेंस होता है जो वो कवर करता है, मतलब कैसे वो कवर करता है डिस्टेंस, 90 माइल्स पर आवर की उसकी स्पीड होती है. ठीक है, तो अब क्या होता है, द पायलट वाज अ यंग मैन ऑफ 26. तो पायलट था वो यंग मैन था, अभी यंग था, सिर्फ 26 या उसकी एज थी. हु वाज फ्लाइंग विदाउट रेडियो, विदाउट लैंडिंग एड एंड विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट फॉर एन अल्टीमीटर, अ स्पीडोमीटर एंड अ कंपास. तो क्या बताया गया कि उसके पास क्या था, मतलब कि उसके पास जो है एड जो होती है, लैंडिंग एड जो है वो ज़्यादा नहीं थी. ठीक है, ना तो उसके पास कोई लैंडिंग एड थी. ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो थे वो ज़्यादा नहीं थे उसके पास. ठीक है, ना ही उसके पास रेडियो था जो कि उसको क्या कर सके, गाइड कर सके. ठीक है, और क्या है, ना ही उसके पास जो है कोई इंस्ट्रूमेंट था. उसके पास क्या थी, सिर्फ 3 ही चीज़ें थी. तो अल्टीमीटर था उसके पास, स्पीडोमीटर था और कंपास थे. सिर्फ ये 3 ही चीज़ों के हेल्प लेके वो क्या था, उड़ रहा था, यानी एविएटर जो है वो उड़ रहा था. ठीक है, उस जो पश्मौत था उस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था वो. इन द डिस्टेंस रोज लार्ज ब्लूइश माउंटेन. तो क्या था, अब वो क्या करना चाहता था कि उसका जो डिस्टेंस था वो कौन से डिस्टेंस को कवर करना चाहता था, जो जहाँ तक जाना चाहता था, जहाँ पे ब्लू कलर के माउंटेन थे, यानी कि उस डेजर्टेड एरिया से वो माउंटेन तक जो है उड़ना चाहता था. ही प्रेस्ड फॉरवर्ड इन दैट लिटिल प्लेन टू रीच बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन. तो क्या करता है वो, जो है अपनी जो है फॉरवर्ड करता है, अपने एयरक्राफ्ट को बढ़ाता है, जो लास्ट ब्लू माउंटेन है वहाँ तक लेके जाता है. ठीक है, उससे भी परे तक लेके चला जाता है. द यंग मैन वाज जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा. तो अब उसका नेम क्या था, ये फुल नेम है उसका, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, ये उस यंग मैन का नेम था. द एपिटोम ऑफ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बेनिवोलेंस एंड कंपैशन. तो क्या था, वो एक ऐसा सिंबल था, वो जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा जो है एक सिंबल थे किस चीज़ के, वो एक एडवेंचरस पर्सन था. ठीक है, एडवेंचर पसंद करने वाला पर्सन था. और बाय हार्ट वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, बेनिवोलेंस था. ठीक है, और बहुत ही दयावान था, मर्सीफुल था. ठीक है, तो ये था उसके बारे में. अब आगे क्या उसके बारे में हम रीड करते हैं.
जे.आर.डी. टाटा एज ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड, तो उसको जो है फॉन्डली यानी कि यूजुअली उसको क्या बोला जाता था, जे.आर.डी. टाटा बोला जाता था। उसका बर्थ कब हुआ, वॉज बॉर्न इन पेरिस इन 1904 टू आर.डी. टाटा। तो आर.डी. टाटा रतन जी टाटा के घर, रतन जी दादा भाई के घर में वो पैदा हुए, कब, 1904 में, ठीक है। और उनकी वाइफ जो थी यानी कि उसके जो माँ थी वो क्या थी, फ्रेंच थी, और उसका नाम था सोनी। एज एन एडोलसेंट ही लव्ड फ्लाइंग, तो जब वो बड़ा हो गया यानी कि वो एडोलसेंट एज में पहुंच गया, ठीक है, 18 साल का, तो क्या था, एडोलसेंट एज तक पहुंचते पहुंचते उसको क्या था, वो फ्लाइंग से लव करने लगा, यानी कि उसको वो जो है एयरक्राफ्ट उड़ाना जो है बहुत पसंद था। He had grown up in France watching the famous aviator Louis Blériot early flight and had taken a joyride in an aeroplane. तो बेटा इसके बारे में बताया गया है कि वो फ्रांस में बड़ा हुआ, क्या देखते बड़ा हुआ, जो फेमस एविएटर था वहाँ का लुइस ब्लैरियट, उसकी जो है उसको जो वो एक एविएटर था लुइस जो है उसको कैसे जो है वो एविएटर जो पायलट था वो कैसे वो उड़ाता था एयरक्राफ्ट को, उसको देखते हुए वो बड़ा हुआ, ठीक है। और उसने खुद भी जो है एक जर्नी की थी, एक राइड ली थी एरोप्लेन में, जब वो 15 ईयर ओल्ड का था तब उसने एक राइड ली थी। There was the beginning of lifelong fascination for flying, तो क्या था, ये तो जस्ट एक बिगनिंग थी, जो लाइफ लॉन्ग फैसिनेशन यानी उसका जो फैसिनेशन था, एक अट्रैक्शन था उसके प्रति, फ्लाइंग के यानी कि उड़ान के प्रति, उड़ने के प्रति उसका जो फैसिनेशन था उसकी तो जस्ट ये बिगनिंग थी। इन 1929 at the age of 25 JRD became the first Indian to be guaranteed a commercial pilot's license, so of which he said, no other document has given me greater thrill than the little blue and gold certificate। तो जब वो 25 साल का था सिर्फ, तब उसको क्या मिल गया, जब वो 1929 में 25 ईयर की एज में उसको जो है एक सर्टिफिकेट मिला जो कमर्शियल पायलट का लाइसेंस था, ठीक है। और वो क्या उसको क्या बोलता है कि उस डॉक्यूमेंट ने, ठीक है, जो ब्लू और गोल्ड कलर का सर्टिफिकेट था, उसने उसको इतना एक्साइटमेंट उसको लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है उसको फील हुई, इससे पहले कभी भी उसको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं हुई थी। इन 1932 ही स्टार्टेड एन एयरमेल सर्विस कनेक्टिंग बॉम्बे, अहमदाबाद, कराची। JRD वॉज बिगनिंग टू सी हिज ड्रीम अनफोल्ड, तो क्या है, जो 1932 में उसने जो है एक एयरमेल सर्विस स्टार्ट की जो कनेक्ट करती थी बॉम्बे, अहमदाबाद और कराची को, ठीक है। तो ये क्या थी, ये बिगनिंग थी, ये तो स्टार्टिंग थी उसके, जो कभी उसके बड़े बड़े सपनों की ये एक स्टार्टिंग थी, ठीक है, उसके ड्रीम्स की एक स्टार्टिंग थी। अब उसके बाद क्या होता है, इन 1932 टाटा एविएशन सर्विस द forerunner of India, Air India took to the sky। तो 1932 में जो है उसने टाटा एविएशन सर्विस स्टार्ट की, जिसको अभी एयर इंडिया बोलते हैं। उसने जो है अपनी पहली उड़ान ली। द फर्स्ट फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम ब्रिक रोड इन कराची विद JRD एट द कंट्रोल ऑफ अ पस्मात। तो क्या बताया गया कि ये जो एयर कंट्रोल था, छोटा सा एयरक्राफ्ट था, पशमौत एयरक्राफ्ट था, इसकी जो उड़ान थी उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि ये जो उड़ान थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई, ये कराची रिंग रोड से स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है इसने जो है हिस्ट्री एक बनाई। JRD नर्टर्ड हिज एयरलाइन अप टू 1953 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू नेशनलाइज्ड एयर इंडिया। तो उसने जो है अपनी जो एयरलाइन को नर्टर किया, नर्टर मीन्स कि उसका पालन पोषण किया। कब तक किया,
1953 तक उसने खुद ही उसको देखा, संभाला, सब कुछ किया, जो उसकी एयरलाइंस थी, ठीक है। लेकिन 1953 में नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, उसको जो है अपने अंडर ले लिया, ठीक है, उसको नेशनलाइज कर लिया, ठीक है। इट वाज अ डिसीजन विच सैडेंड हिम, तो ये जो डिसीजन था, क्योंकि जो खुद उसने कंपनी बनाई उसको जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया, तो इस डिसीजन से उसको बहुत मतलब दुख भी हुआ, बहुत दुख हुआ उसको। नेवरदलेस ही कंटिन्यूज एज अ वेरी डेडिकेटेड चेयरमैन टू द कंपनी, तब भी वो उसने जो है अपना काम जो कंटिन्यू रखा, और एक डेडिकेटेड चेयरमैन जो है, जैसे कि किसी कंपनी का जो चेयरमैन होता है, उस मतलब उसी डेडिकेशन से वो काम करता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि जब गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया तो उसने जो है अपना काम करना जो है वो क्या कर दिया, कम कर दिया, या मतलब कि अब उसने छोड़ दिया काम करना, ऐसा नहीं किया, वो उसी डेडिकेशन से काम करता रहा। एयर इंडिया वॉज नेवर जस्ट अ जॉब फॉर JRD, तो एयर इंडिया जो क्या थी, सिर्फ एक जॉब नहीं थी JRD के लिए, इट वॉज अ लेबर ऑफ लव, तो उसके लिए ये उसका प्यार था। ही पर्सनली सुपरवाइज एवरी एस्पेक्ट ऑफ एयरलाइन, तो पर्सनली वो हर चीज़ को सुपरवाइज करता था एयरलाइन की। अंडरलाइन ही स्टीडवर्ड शिप, एयर इंडिया बिकेम एन अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास करियर, तो उसकी जो है उसकी अरेंजमेंट्स में, ठीक है, अंडर ही स्टीवर्डशिप, तो इसमें जो है स्टीवर्डशिप में, यानी कि उसकी जो अरेंजमेंट थे, काम करने का जो उसका ढंग था, ठीक है, जो एक बहुत ही अच्छा जो वो मैनेज करता था काम को, जिस वजह से उसने मैनेज किया उसकी मैनेजमेंट में। एयर इंडिया बिकेम एन अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर, जो एयर इंडिया थी वो एक अवार्ड विनिंग वर्ल्ड क्लास कैरियर बन गई, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिले। हिज गाइडिंग प्रिंसिपल एंड वर्क एथिक वॉज ऑलवेज एम एट परफेक्शन, फॉर ओनली देन विल यू अचीव एक्सीलेंस, तो उसका जो मेन जो काम करने का जो प्रिंसिपल था, उसको जो उसूल था, ठीक है, वो किस वे से, उसके एथिक क्या थे, यानी उसके मैनर क्या थे काम करने के थे, वो अपने काम में एक्सीलेंस चाहता था, हर काम में एक्सीलेंस चाहता था, ठीक है। वो बोलता था कि हर काम जो है एक्सीलेंट कब बनता है, जब आप उसको परफेक्टली करते हैं, ठीक है। उसका एम था परफेक्टली काम करना, और उसके बाद जो है अगर आप परफेक्टली काम करेंगे तो आपको क्या है, एक्सीलेंस अचीव होगी। JRD believed that trifles make perfection, but perfection was no trifle, तो उसका क्या बिलीव था कि जो हमारे अंदर की कमियां हैं वो हमें परफेक्ट बनाती है, लेकिन जब हम परफेक्ट हो जाते हैं किसी काम में तो उसके बाद जो है हमारे काम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उसका जो है उसका कहना था, ठीक है, कि जब एक बार परफेक्ट हो गए उसके बाद कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। JRD रीनेम्ड टाटा एविएशन सर्विस एज एयर इंडिया इन 1946, तो जो है JRD ने अपनी जो सर्विस थी टाटा एविएशन सर्विस को एयर इंडिया सर्विस का नाम दिया 1946 में। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि एज अ नेशन बिल्डर वो कैसा था, उसकी नेचर वो कैसे थे और कैसी उनकी नेचर थी। तो क्या बोला हुआ है, द नेशन बिल्डर। JRD हैड अ डीप सेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो क्या है, उसको जो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत गहरी उसकी जो है फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, ठीक है। ही वॉज ग्रीव्ड बाय द पॉवर्टी ही सॉ अराउंड हिम एंड कंक्लूडेड दैट कंट्रीज प्रोग्रेस ले इन कंट्रोलिंग इट्स पॉपुलेशन एंड इन ensuring its people were educated, तो क्या है वो उसको क्या, वो बहुत ग्रीव्ड यानी कि बहुत दुख होता था जो इंडिया के लोगों की पावर्टी यानी कम गरीबी को देख के बहुत ज़्यादा दुखी फील करता था वो। और उसने यही कंक्लूज़न निकाला कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है, और लोगों को एजुकेटेड किया जाए तो उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर उठ सकता है, वो भी प्रोग्रेस, कंट्री जो है प्रोग्रेस कर सकती है अगर जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए। ही फर्वेंटली बिलीव्ड दैट इंडिया हैड
ग्रेट इंटेलेक्चुअल टैलेंट। तो वो सिंसियरली इस बात में बिलीव करता था कि इंडिया के लोगों में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल यानी कि जो मेंटल टैलेंट है, ठीक है, उनका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ होता है, उनका इंटेलेक्चुअल टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के लोगों में, ये वो बिलीव करता था। तो नेशनल बिल्डिंग वॉज नॉट मेयर रिटोरिक फॉर हिम। रिटोरिक होता है जस्ट बातें करना, ठीक है। तो नेशनल बिल्डिंग यानी कि वो चाहता था कि उसका देश जो है बिल्डअप हो, डेवलपमेंट हो, तो ये सिर्फ उसके लिए बातें नहीं थी। ही प्रूव्ड हिज जेन्युइननेस बाय ट्रांसफॉर्मिंग हिज पर्सनल वेल्थ टू द JRD टाटा ट्रस्ट दैट ही सेट अप इन 1944 टू एड एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये सिर्फ उसकी बातें नहीं है, उसकी रियलिटी उसने प्रूव की, ठीक है, उसकी जेन्युइननेस उसने प्रूव की। कैसे प्रूव की? कि उसने अपना पर्सनल जो वेल्थ था वो भी JRD टाटा ट्रस्ट को दे दिया, जो उसने 1944 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, जो कि क्या काम करता था, जो कि लोगों को एजुकेट करने में हेल्प करता था और दूसरे इंस्टीट्यूट को उसने हेल्प करा। A few years later, he sold a part of his share in one of the Tata companies and an apartment in Bombay। तो क्या है, कुछ साल के बाद जो है उसने जो है अपने जो एक अपार्टमेंट था मुंबई में उसको भी शेयर उसको भी क्या कर दिया, he sold a part of his share in one of Tata company। तो टाटा कंपनी का जो शेयर था यानी कि एक अपार्टमेंट था उसका मुंबई में, वो भी उसने सोल्ड कर दिया, ठीक है। जो जिसमें टाटा कंपनी का शेयर था उसकी जो है उसको बेच दिया उसने। ही सोल्ड दिस मनी टू एस्टेब्लिश JRD एंड थलेमा टाटा ट्रस्ट। तो उसने जो है इस मनी को क्यों, ये सोल्ड करने के बाद उसको बेचने के बाद उसने जो है उस मनी को कहाँ जो यूज़ किया, उसने उसको यूज़ किया थलेमा टाटा ट्रस्ट और JRD टाटा कंपनी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, विच स्टिल वर्क्स टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियाज डिसएडवांटेज वोमेन। जो कि अभी काम कर रहा था किसके लिए, जो इंडिया की डिसएडवांटेज वोमेन, ऐसी लेडीज़ जो जिनको जो है बिल्कुल भी क्या नहीं किया जाता, जिनको जो है एक प्रिविलेज लाइफ नहीं मिलती, एक सम्मानित लाइफ जो ऐसे लेडीज़ को नहीं मिलती, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो काम कर रहे हैं। अदर इंस्टीट्यूशन लाइक टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, the Tata Memorial Hospital, the Tata Institute of Social Science, the National Institute of Advanced Study and the National Center for the Performing Arts। तो each an example of excellence in his field। तो आप अब और उसने कौन कौन से इंस्टीट्यूट दे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि उसने कितने सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो खुद जो है एस्टैब्लिश किए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च उसने एस्टैब्लिश किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किए, टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंसिस जो है एस्टैब्लिश किया, और उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो भी उसने एस्टैब्लिश किया, और नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स ये भी उसने एस्टेब्लिश किया। तो ये सब क्या किस चीज़ के थे, ये उसकी एक्सीलेंस के एग्जाम्पल थे, ठीक है। इन इट्स ईच एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीलेंस इन इट्स फील्ड वर प्रोजेक्ट दैट वुड नॉट हैव कम टू फ्रूशन विदाउट JRD सीड फास्ट सपोर्ट। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट थे, अगर JRD की सपोर्ट नहीं होती तो शायद जो है ये जो काम जो है कंप्लीट ही नहीं हो पाते, ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीट ही नहीं हो पाते। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस